सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। ये कहानी है कुछ शातिर चोरों की जो हर एक इंसान के फितरत से वाकिफ है। वो इंसान को देख के बता देते हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम निकी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक पेशेवर ठग है। वो एक मास्टरमाइंड है और अभी वो एक होटल के अंदर बैठा हुआ है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है जेस। जेस एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आई हुई है। वो बूढ़ा आदमी उसे बार बार परेशान कर रहा है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे ही जेस की नजर निकी पे पड़ती है वो भाग करके चली आती है उसके पास। फिर उससे कहती है कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है, तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तब थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। निकी भी वैसे ही करने लगता है। थोड़ी देर तक ये दोनों ड्रिंक्स पीते हैं और वो आदमी चला जाता है। जेस बहुत ही ज्यादा प्रभावित है निकी से और वो उसके प्रति आकर्षित भी हो चुकी है। बातों ही बातों में कहती है कि मेरा होटल रूम ऊपर ही है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। निकी भी मान जाता है। ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं और मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी बंदूक लेकर के आता है अंदर और उसे तान देता है निकी पे। फिर जेस उसे बताती है कि ये आदमी मेरा पति है, ये तुम्हें गोली मार देगा। ये दोनों उसे ब्लैकमेल करते हैं और पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, मगर जेस कोई कच्चा खिलाड़ी, वो सिर्फ इन्हें देख करके हंसता है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मुझे कैंसर है, मुझे गोली मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद जेस इन बातों को समझ जाती है कि वो इन्हें समझ चुका है। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे लगा। तब निकी पूरी कहानी बताता है और इन्हें सिखाने भी लगता है कि अगर तुम्हें सच में मेरे जैसे आदमी को बेवकूफ बनाना हो तो उसे कैसे बनाओगे। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। थोड़े दिनों के बाद उसकी दोबारा मुलाकात होती है जेस से। तब वो जेस को पूछता है कॉफी के लिए। कॉफी टेबल पे जाने के बाद वो अपनी कहानी सुनाता है। कहता है कि दो चोर एक साथ काम किया करते थे, लेकिन जब वो पकड़े जाने वाले थे तब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो इस बात को प्रूव करें कि वो दोनों एक साथ नहीं है, क्योंकि दोनों जिंदा यहाँ से बाहर आ सकते। तो एक ने दूसरे को शूट कर दिया ताकि सबको यही लगे कि इन दोनों चोरों का कोई तालमेल नहीं है और वो दोनों चोर कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता और मेरे दादाजी थे। इन बातों को सुनने के बाद जेस थोड़ी देर के लिए दंग रह जाती है। वो निकी से कहती है कि तुम ये सारी चीजें कैसे करते हो, मुझे सिखाओ। तब निकी उसे लेकर के जाता है एक जगह और कहता है कि ये सारा का सारा खेल फोकस का है। तुम्हारा फोकस जितना अच्छा होगा तुम उतने बेहतरीन ठग बन पाओ। इंसान का दिमाग बहुत ही स्लो होता है, उसको भटकाना बहुत ही आसान। तुम्हें सबसे पहले सामने वाले इंसान को समझना पड़ता है कि उसका ध्यान आखिर है कहाँ पे, तब तुम दूसरे जगहों पे काम करते हो। जब वो ये सारी चीजें बताता है उस वक्त अलग अलग चीजें चुराते रहता है जेस के पास से, क्योंकि जब वो बात करता है उसे पता है कि जेस का ध्यान उसकी कौन सी चीज पर है। तब वो उसे छोड़ करके बाकी चीज को चुरा लेता है। जेस इन चीजों को बड़े ही चालाकी से और तेजी से समझ रही है, मगर अंत में निकी यहाँ से निकल जाता है और वो पहुंचता है न्यू ऑरलीन्स। यहाँ पर उसका बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है हॉर्स्ट। ये सारे लोग एक साथ काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे बनाते हैं, लेकिन निकी की एक ही बुरी लत है और वो है गैम्बलिंग की। वो बार बार अपने सारे जीते हुए पैसों को दाव पे लगाते रहता है और ज्यादातर हारता है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर जेस भी आ जाती है और कहती है कि मैं अपनी रिसर्च कर रही थी इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं भी काम, और देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें काम पे रखना ही पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद निकी हंसता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इतना कहने के बाद वो हॉर्स से मिलवाता है उसे। उससे मिलने के बाद जेस को एहसास होता है कि ये सारी बातें पहले से निकी को पता थी कि यहाँ पर जेस आने वाली है। जेस ऐसे ही कंफ्यूज रहे कि ये सब कुछ पहले से कैसे जान जाता है, मगर अब वो इनके साथ है। शहर में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है और ये समय है जब ये लोग छोटी मोटी बहुत सारी चोरियां कर सकते हैं। ये जेस को ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो। वो सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और एक एक करके चीजें चुराती रहती है। इन चीजों को देखने के बाद निकी बहुत प्रभावित होता है। फिर वो उसे लेकर के जाता है एक बड़े से कसिनो और वहाँ पर चीजें कैसे चुराई जाती हैं वो सिखाता है। ये लोग बड़े से बड़े बैग्स को गायब कर देते हैं, उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की भी घपलेबाजी करते हैं। सामने वाले को जब तक एहसास होगा तब तक ये लोग बहुत दूर चले जाए। उसके साथ साथ ये लोग नकली एटीएम मशीन का भी सेटअप करते हैं। यहाँ पर निकी अपने एक और दोस्त से मिलवाता है जेस को, जिसका नाम है फरहाद। जब ये लोग गाड़ी में होते हैं तब फरहाद पूरी तरीके से जेस को इग्नोर करता है। उसे शक है जेस पे। उसे लगता है कि जेस कोई पुलिस वाली भी हो सकती है, मगर धीरे धीरे निकी उसे समझाता है कि वो जेस पे भरोसा कर सकता है। फरहाद के इतना वियर्ड बिहेव करने के बाद भी जेस उससे नफरत नहीं करती, बल्कि वो उसे अच्छा लगता है। इनकी चोरियों का सिलसिला ऐसे ही बढ़ते जाता है। एक दिन निकी जेस को लेकर के जाता है अपने वेयर हाउस पे, जहाँ पर चोरी की सारी चीजें हैं। उससे पूछने लगती है कि सारे पैसों को तुम लोग कैसे बांटते हो, इतनी सारी चीजों को कहाँ बेचते हो। इतना कहने के बाद उसे एक नेकलेस पसंद आता है जो हाल ही में चोरी किया गया था। वो कहती है कि क्या मैं इसे रख लूं? निकी कहता है कि यह यहाँ का पहला नियम, चोरी की किसी भी चीज को कोई भी नहीं रखेगा अपने पास। वो सारी चीजों के बारे में बताता है कि हम सारी चीजों से कैश लेते हैं और कैश को ही आपस में बांटते हैं। जेस कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम मुझे होटल तक छोड़ दोगे? तब निकी उसे छोड़ने जाता है। उसे दरवाजे पे छोड़ करके जा ही रहा होता है, तभी वो समझ जाता है कि जेस आखिर क्या चाहती है। तब वो अंदर आता है और ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब जेस इनके टीम के सदस्य बन चुकी है। अगले दिन वो पहुंचती है फरहाद के पास।
ये लोग अपनी नई योजना पे काम कर रहे हैं। होटल के अंदर जब ये लोग बैठे होते हैं तब फरहाद अपने बारे में सारी बातें बताता है जेस को कि उसके परिवार में कौन कौन है और वो अपने परिवार से कितना प्यार करता है। फिर फरहाद कहता है कि हमें अपने नाटक को शुरू करना पड़ेगा। अचानक ये दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से झगड़ा करते हैं। फरहाद एक वक्त के बाद नीचे गिर जाता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और यही सही मौका होता है निकी के टीम के लिए। उसके लोग हर जगह आते हैं और सबकी सारी चीजें चुरा करके निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद निकी यहाँ पर एक गाड़ी लेकर के आता है, उसमें फरहाद को बैठाता है और बड़े ही आसानी से ये लोग दूर निकल जाते हैं। इन लोगों ने आज एक मोटा हाथ मारा है। सारे लोग जैसे ही शाम को वेयर हाउस पे पहुंचते हैं वो बताते हैं कि हमने इस बार बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। ये पैसा इतना है कि कहीं सबको $1-1 मिलियन भी मिल सकता है। अब ये सारा का सारा कैश आ जाता है निकी के हाथ। जब होस्ट यहाँ से जा रहा होता है तब वो निकी को कहता है कि सारे पैसों का ख्याल रखना और खास करके रेस से दूर रहना। तुम्हें उसी चीज की बुरी लत है, ये पैसे तुम्हें बाद में काम आएंगे, कुछ भी गलती मत करना। इतना कहने के बाद वो जैसे ही जाता है जेस उसके पास चली आती है। जेस निकी के प्यार में पागल है। ये दोनों रात भर साथ रहते हैं और बात करते रहते हैं कि अगले दिन ये लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। अगले दिन इनकी एक मैच देखने की प्लानिंग होती है। सुबह सुबह उठ करके ये दोनों पहुंच जाते हैं मैच देख, लेकिन इस मैच के बारे में जेस को कुछ भी नहीं पता। वो बोर हो रही होती है। इस चीज को देखने के बाद निकी उससे कहता है कि मैं इस खेल को तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, चलो हम कोई और ही खेल खेल। तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है? अगले गोल पर अगर वो उठा तो मतलब समझ जाओ कि मैं $1 जीत जाऊंगा, और अगर वो नहीं उठा तो $1 तुम जीतो। जेस मान जाती है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी खड़ा हो जाता है और निकी इस बाजी को जीत जाता है। तभी उनकी नजर पड़ती है एक लड़की जिसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। निकी फिर से दाव खेलता है। वो कहता है कि तुम्हें सामने वो लड़की नजर आ रही है जिसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ेगी कम से कम उसे 5 लोग मुड़ करके देखें। अगर उससे कम लोगों ने देखा तब तुम जीत जाओगी। जेस फिर से मान जाती है। ये गेम आगे बढ़ता है और फिर से इस गेम को जीत जाता है निकी। पीछे ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है ली। इनकी बातों को सुन रहा है। उसे भी गैम्बलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। वो थोड़ा आगे आता है और निकी और जेस से कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? इस बार मैं $100 की शर्त रखता हूँ। मुझे पता है कि अगला कैच कौन सा आदमी लेगा। निकी कहता है कि ठीक है। इन बातों को सुनने के बाद जेस कहती है कि मुझे इस खेल की समझ नहीं है, तुम दोनों खेलो, मैं बस खेल को देखूं। थोड़ी देर के बाद निकी हार जाता है। निकी को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो दोबारा शर्त लगाता है, इस बार और पैसे बढ़ाकर। वो फिर से हार जाता है। ये शर्त ऐसे ही बढ़ती जाती है। निकी बार बार हार रहा है। हारने के बाद उसे गुस्सा आता है। ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अगली शर्त खेलता है $1,00,000 की, और वो उस चीज को भी हार जाता है। इन चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं जेस की हालत खराब हो रही है। उसे पता है कि निकी को जुए खेलने की लत है। वो उसे कहती है कि शांत हो जाओ, मगर निकी नहीं मानने वाला। इस बार वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने के लिए कहता है ली को। कहता है कि हम कार्ड्स पर पैसे लगाएंगे और पैसे होंगे €5 मिलियन। ली इस चीज को देखने के बाद बहुत चक्का रह जाता है, मगर वो जीत रहा है। वो जानता है कि वो इस बेवकूफ आदमी को आसानी से हरा देगा। वो इसकी बाजी खेल लेता है। जैसे ही पत्ते सामने आते हैं निकी को पता लगता है कि वो €5 मिलियन हार चुका है। इस चीज को देखने के बाद अब जेस पागल होने लगती है। कहती है कि जिन पैसों को तुम हार रहे हो उसमें मेरा भी हिस्सा है, ये करना बंद करो और अभी के अभी हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। लेकिन निकी नहीं मानता। तब जेस नीचे बैठ जाती है। उसका दिमाग खराब हो चुका है। निकी इस बार कहता है कि इस बार बाजी होगी €10 मिलियन और हम एक अलग गेम खेल। तुम इन पूरे प्लेयर्स में से किसी भी प्लेयर को चुन सकते हो और उसके जर्सी का नंबर देख। वो जर्सी का नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा। इस बात को सुनने के बाद ली कहता है कि तुम शायद पागल हो गए। तुम्हें पता भी है कि स्टेडियम में कितने प्लेयर्स हैं? ये तो जीती हुई बाजी है। ठीक है, इस गेम को खेलते हैं। वो दूरबीन उठाता है और एक प्लेयर को चुन लेता है और कहता है कि बताओ वो प्लेयर कौन सा है। इन चीजों को देखने के बाद निकी कहता है कि उस प्लेयर को जेस ढूंढेगी और उसके जर्सी का नंबर भी वही बताएगी। अब जेस की हालत खराब हो जाती है। वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। वो जानती है कि ये पागल बनती है, मगर निकी उससे कहता है कि मुझ पे एक बार भरोसा करो, स्टेडियम में देखो और अपने एक पसंदीदा प्लेयर के बारे में मुझे बताओ कि उसकी जर्सी पर क्या लिखा है। तब जेस आगे बढ़ जाती है और दूरबीन से देखने लगती है पूरी स्टेडियम में। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर पड़ती है फरहाद पे, जिसने 55 नंबर की जर्सी पहन रखी है। इस चीज को देखने के बाद उसे एक चीज खटकती है। वो इस बात को समझ जाती है कि ये सब कुछ बस एक छलावा था। ये सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे इस बड़े आदमी को लूटने के लिए। नंबर 55 ही है। वो ली को कहती है कि नंबर 55 है। इस चीज को सुनने के बाद ली बहुत चक्का रह जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यही नंबर है, तुम लोग €20 मिलियन जीत गए। वो सारे के सारे पैसे दे देता है निकी को और कहता है कि तुम एक शानदार आदमी हो, तुम्हारे साथ जुआ खेल के मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे कसिनो में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये सब पूरे तरीके से पागल हो चुकी है। वो कहती है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? फरहाद को मैं जानती हूँ इसलिए मैंने 55 नंबर बताया, लेकिन ये बात ली के दिमाग में कैसे? तब ये पूरी बातें बताना शुरू करता है निकी। 2 दिन से हम उसके दिमाग में इन सारी चीजों को फीड कर रहे हैं कि उसके दिमाग में 55 नंबर घूमता रहे। वो जैसे ही होटल में आया उसके दरवाजे पर उसे 55 नजर आया। जब वो गाड़ी से जा रहा था तब सारे लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके बोर्ड पर भी 55 लिखा था।
रात में हमने उसके पास एक लड़की को भेजा। उस लड़की के पीठ पर भी 55 था और इसीलिए उसने स्टेडियम में भी 55 ही चुना। और मुझे ये बात पता था कि फरहाद को देखने के बाद तुम इसी नंबर को दोहराओ। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब जेस बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई है। वो निकी से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। निकी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तब तुम वैसे रिएक्ट नहीं कर और ये चीजें रियल नहीं लगी। तुमने जैसे रिएक्ट किया उन चीजों को देखने के बाद इली हमारे जाल में फंस। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो जीत रहा है और हम लोग हार रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इन बातों को सुनने के बाद जेस उसे किस करती है। तब निकी को एहसास होता है कि जेस को उससे प्यार हो रहा है और उसे भी जेस से प्यार हो रहा है। लेकिन निकी उससे प्यार नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। वो जेस का हिस्सा उसे देता है और कहता है कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं। जेस उसे रोकती रह जाती है मगर निकी नहीं रुकता। वो दूसरी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है यहाँ से। जेस ऐसे ही रोती रहती है उसके साथ है क्या हुआ। वो सच में प्यार करने लगी थी निकी से, लेकिन अब निकी उसे हमेशा के लिए छोड़ करके चला गया। अब वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। 3 साल का वक्त बीत चुका है। हम निकी को देखते हैं। उसे देखने के बाद हमें पता लगता है कि उसने सारा पुराना काम छोड़ दिया है। वो रेसिंग ट्रैक पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी हम एक प्रोफेशनल रेसर को देखते हैं जिसका नाम है गरीगा। गरीगा बड़े ही ध्यान से देख रहा है निकी को। तभी हम गरीगा के एडवाइजर को देखते हैं जिसका नाम है ओवे। वो गरीगा को कहता है कि क्यों तुम इस आदमी पर अपना वक्त जाया कर रहे हो। ये आदमी हमारे किसी भी काम का नहीं है। गरीगा कहता है कि आदमी हमारे काम का है। मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। यह हमारे काम आ सकता है। इससे मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। तब ओवेन उसे ले आता है। गरीगा उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी कंपनी ने दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजन बनाया है। हमारी गाड़ियां हवा से बात करें। हमारी गाड़ियों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2-3 साल तक हम ही चैंपियन बने रहें। लेकिन इस बार मैक्विन नाम का एक आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है इस गेम में और मैं 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैक्विन को तुम हमारा इंजन बेचो, ये बता करके कि उस इंजन को तुमने बनाया है। लेकिन वो इंजन हमारे इतना बेहतर नहीं होगा। शुरू में वो बेहतर लगेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो खराब होगा और हम रेस को जीत जाएंगे। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मैक्विन को कैसे बेवकूफ बना करके उस इंजन को बेचोगे। इन सारी बातों को सुनने के बाद निकी मान जाता है। कहता है मेरे पास एक बढ़िया प्लानिंग है। मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा और तुमसे झगड़ा करूंगा और तुम पे आरोप लगाऊंगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। इस चीज को देखने के बाद मैक्विन मेरे पास आएगा। तब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने एक खतरनाक इंजन बनाया है और वो मुझसे इंजन खरीदेगा। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, जिस इंजन को मैं बेचूंगा उसके सारे पैसे मेरे पास रहने चाहिए। उसके अलावा तुम मुझे $1 मिलियन दोगे और इसमें हम बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। इन बातों को सुनने के बाद गरीगा मान जाता है, मगर ओवेन को अभी भी भरोसा नहीं है इस आदमी पर। वो कहता है कि निकी जैसे लोग ऐसे ही ठगते रहते हैं दुनिया को, ये किसी के भी सगे नहीं। लेकिन गरीगा को निकी पर पूरा भरोसा है। वो शाम में एक बड़ी सी पार्टी देता है। निकी वहाँ पर आ चुका है। आने के बाद वो बहुत सारा शराब पीने का नाटक करने लगता है। पूरा माहौल सेट है। अब वो गरीगा को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है जेस पे। जेस अब गरीगा की गर्लफ्रेंड है। इन दोनों को एक साथ देखने के बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है। उसने जितनी भी प्लानिंग की थी अब उसकी सारी की सारी प्लानिंग चौपट हो रही है। थोड़ी देर के बाद उसकी बात भी होती है जेस, जिससे और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है निकी। तब निकी को एहसास होता है कि उसे अपनी प्लानिंग को कैसे भी पूरा करना है। प्लान के मुताबिक वो जाता है गरीगा के पास और उसे झगड़ा करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो आता है एक स्टेप आगे। पहले बात हुई थी कि सिर्फ वो झगड़ा करेगा, लेकिन इस बार वो गरीगा को पीटता भी है गुस्से में, क्योंकि वो जानता है कि जेस उसकी गर्लफ्रेंड है। तब ओवेन निकी को उठा के फेंक देता है बाहर। मैक्विन और उसके लोग इन सारी चीजों को देख रहे थे। तुरंत वो लोग काट दे देते हैं मैक्विन का निकी। उसे कहते हैं कि लंच पर आकर के मिलो मैक्विन से। अगले दिन बिना वक्त गवाए निकी पहुंच जाता है मैक्विन के पास। मैक्विन उससे कहता है कि तुम उसे क्यों मार रहे थे, आखिर उसने तुम्हारा क्या चुराया है। निकी कहता है कि मैंने एक बेहतरीन इंजन का डिजाइन बनाया है। मेरे इंजन की गाड़ियां हवा से बात करेंगी, लेकिन वो मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद मैक्विन कहता है कि तुम चाहो तो उस इंजन का डिजाइन मुझे बेच सकते हो। निकी मान जाता है, कहता है कि ये सस्ता नहीं होगा, बदले में तुम्हें $3 मिलियन देने पड़े। मैक्विन मान जाता है। लेकिन जब यहाँ पर निकी बातें कर रहा होता है तब बार बार उसकी नजर पड़ती है जेस पे, जो गरीगा के पास बैठी हुई है। बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैक्विन पूरी प्लानिंग करके निकल जाता है। तब निकी जाकर के मिलता है जेस और कहता है कि 3 साल हो गए हमें बिछड़े, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं है जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। 3 साल से मैंने कोई चोरी भी नहीं की है। मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया और अब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ हो जाएं दोबारा। इन बातों को सुनने के बाद जेस कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ गरीगा के साथ, दोबारा मेरे सामने मत आना। इतना कहने के बाद वो निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मैक्विन को देखते हैं। जो डिजाइन उसे निकी ने दिया था वो उसे रन करवा के देखते हैं और वो परफेक्टली काम करता है। अब उन्हें भरोसा हो चुका है निकी पे। निकी अपने प्लान के मुताबिक इन लोगों से $3 मिलियन ले लेता है, मगर निकी का ध्यान अब सबसे ज्यादा जेस के ऊपर है। वो दोबारा मिलता है जेस और उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। वो अभी भी उससे प्यार करता है। वो अपनी परिवार की पूरी कहानी सुनाता है कि मेरी 3 पुश्तें यही काम करती आ रही हैं। सबने सिर्फ लोगों को ठगा है, लेकिन मैं सारी चीजों को छोड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए।
पिछले 3 साल में मैंने कुछ भी नहीं किया। वो हर चीज बताता है यहाँ पर जेस को, लेकिन जेस नहीं मानती और कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही। इतना कहने के बाद वो जैसे ही सड़क पे जाती है उसके सामने आकर के एक कार रुकती है। तब वो भागते ही वापस चली आती है निकी के पास। उसे एहसास होता है कि वो अभी भी प्यार करती है निकी से। तब ये दोनों इंटीमेट होते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम ओवेन को देखते हैं निकी के दरवाजे पे। वो उसका पैसा लेकर के आया है, लेकिन घर के अंदर आने के बाद वो चारों तरफ घूमने लगता है कि निकी अभी किसके साथ है। निकी डर जाता है कि अगर जेस के साथ उसने उसे देख लिया तब वो जाकर के सीधा गरीगा को बता देगा कि इनके बीच अफेयर चल रहा है। जब वो पूरे घर में घूम रहा होता है तब बार बार जेस छुपती रहती है। जैसे ही ओवेन यहाँ से जाता है हमें पता लगता है कि कितना बड़ा गेम खेला है निकी ने। जिस इंजन का मॉडल उसे गरीगा ने दिया था उसी निकी ने सिर्फ मैक्वीन को नहीं बेचा बल्कि और 9 लोगों को बेचा है और सबसे 3-3 मिलियन डॉलर्स लिए हैं, जिससे वो माला माल हो गया है। अब सारे पैसों को लेकर के वो जेस के साथ भाग रहा होता है। तभी गरीगा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने बांध करके रखा है इन दोनों को। गरीगा इनके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी वो डिजाइन और तुमने उसे हर हाथ में दे दिया। अब सारे लोगों के पास वैसे इंजन्स है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम्हें जो डिजाइन दिया था उसके अंदर बग था, वो ओरिजिनल नहीं था। लेकिन जितने भी लोगों को तुमने डिजाइन बेचा है उन सब के पास वो ओरिजिनल फाइल आई कहाँ से? तुम मेरे सिस्टम में कैसे घुसे? अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो जेस को बार बार टॉर्चर करने लगता है। इन चीजों को देखने के बाद निकी कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पूरे सिस्टम को हैक किया। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेस को पटाया। उसके बाद उसे एक हार गिफ्ट किया। जब वो उसे लेकर के गई उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था। उसकी मदद से हम लोग तुम्हारे सिस्टम के अंदर घुस गए। इन बातों को सुनने के बाद जेस एक और बात बताती है और कहती है कि गरीगा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ उसकी घड़ी चुराने के लिए आई। फिर मैंने तुम्हें देखा, उसके बाद मैंने नाटक करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि अगर मैं गरीगा के करीब गई तब तुम जलोगे और मेरे पास आओगे, और तुमने ऐसा ही किया। इन बातों को सुनने के बाद निकी कहता है कि तुम पागल हो गया। इतने बड़े आदमी के पास जाने के बाद तुमने सिर्फ घड़ी चुराने के बारे में सोचा। इन बातों को सुनने के बाद गरीगा कहता है कि तुम्हारी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अब मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। लेकिन वो कुछ करता उससे पहले यहाँ पर ओवेन आ जाता है और वो सीधा मारता है निकी के दिल में को। इस चीज को देखने के बाद गरीगा की भी हालत खराब हो जाती है। ओवेन को कहता है कि तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो क्या? मैं इसे जान से नहीं मारने वाला था, तुमने एक मर्डर कर दिया। अब इस सारे रायते को तुम ही संभालोगे। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। जेस ऐसे ही रोती रहती है। तभी ओवेन आता है निकी के पास और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ओवेन कोई और नहीं बल्कि निकी का पिता है। वो पूरी बात बताता है कि पिछले 3 साल से मैं प्लानिंग कर रहा था कि कैसे मैं गरीगा के सिस्टम में घुसूं, इसीलिए मैं उसके साथ काम कर रहा था। वो सारे के सारे पासवर्ड और पिन वो सब कुछ मैंने निकाला था। तुम्हारा उसमें कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे हार में कुछ भी नहीं था। ये महज एक कहानी थी गरीगा को भरोसा दिलाने के लिए। वो तुरंत उपचार करता है निकी का और उसे कार में बैठा के लेकर के निकल जाता है और दोबारा ये लोग उसी कहानी को सुनाते हैं जिस कहानी को निकी ने बहुत समय पहले जेस को सुनाया था कि जब 2 लोग पकड़े जाते हैं तो उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी पर गोली चला देता है ताकि ये बात कभी भी सामने न आए कि ये दोनों मिले हुए थे। और आज निकी के पिता ने भी यही किया, उसने निकी पर ही गोली चला दी, जिसे देख करके यहाँ से गरीगा भाग गया। उसे कभी भी अब इन पे शक नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये माजरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जबकि ये मालामाल हो चुके हैं इंजन के डिजाइन को बेच के। अब एक हॉस्पिटल के सामने ला करके ओवेन कार को रोकता है और निकी को कहता है कि मैं सारा का सारा पैसा लेकर के जा रहा हूँ, तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है और अब तुम किसी भी काम के नहीं, ये सारे पैसे मेरे हैं। इतना कहने के बाद वो पैसे लेकर के जाने लगता है और निकी को ये पैसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो जेस से सच में प्यार करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।